सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद एक टॉपिक बहुत ट्रेंड कर रहा था, मेंटल हेल्थ। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से सुशांत ने ये स्टेप लिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से आदमी जितना खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, उससे भी कहीं ज़्यादा वो हमारे समाज के लिए खतरा बन सकता है। हाय, मैं हूं आर्यन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के रहने वाले चंद्रकांत झा की, जिसने अपनी सनक में आकर एक के बाद एक इतनी हत्याएं कर दी जिससे सारा देश दहल गया। तो आइए केस पर चलते हैं। मैं कोई गंगवार नहीं हूं कि मुझे केस खुलने का डर लगा रहेगा। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और तुम्हारा जीजा जी सीसी। 20 अक्टूबर 2006 तिहाड़ जेल में एक फोन आता है। फोन करने वाला बताता है कि जेल के बाहर टोकरी में एक लाश रखी हुई है, जिसे सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। दिल्ली का तिहाड़ जेल जो चारों तरफ से सिक्योरिटी से लैस है, जिसके कोने कोने में सीसीटीवी का जाल बिछा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसमें इतनी हिम्मत थी जो तिहाड़ जेल के गेट पर एक लाश को रखकर गया था। जब तिहाड़ जेल के बाहर जाकर देखा गया तो सच में वहां पर एक लाश थी और लाश के साथ में एक लेटर भी था, जिसमें जुडिशियल सिस्टम को भर भर कर गालियां दी गई थी। और साथ ही पुलिस के लिए एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। जिसके बाद पुलिस इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और 20 अक्टूबर को आए इस कॉल को ट्रेस करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये कॉल एक एसटीडी से किया गया था। पुलिस जब एसटीडी बूथ पर पहुंचकर पूछताछ करती है तो एसटीडी बूथ मालिक बताता है कि घटना वाले दिन यानी कि 20 अक्टूबर को सिर्फ एक ही आदमी वहां पर आया था। तो अब क्योंकि एसटीडी बूथ मालिक ने उसका चेहरा देखा हुआ था तो उसी की मदद से पुलिस एक स्केच रेडी करवाती है और साथ ही पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद लेकर यह भी जानने की कोशिश करती है कि लेटर लिखने वाला बिलोंग कहां से करता है। दिन 26 अप्रैल 2007 पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तभी पुलिस के पास कॉल आता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश रखी हुई है और ये कॉल पुलिस महकमे के होश उड़ाने के लिए काफी था। आनंद फानंद में पुलिस तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर पहुंचती है तो पता चलता है कि सच में वहां पर एक लाश रखी हुई है। लाश को इतने बुरे तरीके से बांधा हुआ था कि उसको खोलना पुलिस के लिए भी नामुमकिन हो रहा था। तभी वहां पर जमा भीड़ में से एक आदमी बाहर निकलकर पुलिस से कहता है कि वो इस लाश को खोल सकता है। पुलिस की परमिशन मिलने के बाद वो आदमी अपने पास रखे चाकू से लाश को खोल देता है। कहानी पूरी फिल्मी बनती जा रही थी। इतने सारे लोग और पुलिस के बीच से निकलकर जिस आदमी ने इस लाश को खोला था वो और कोई नहीं, खुद हत्यारा ही था। पुलिस को तिहाड़ जेल के पास से उस डेड बॉडी का सिर्फ टॉर्सो यानी कि धड़ ही मिला था। बाकी के पार्ट्स उन्हें 30 हजारी कोर्ट के पास से मिले थे। इस तरह का पैटर्न देखकर पुलिस डिपार्टमेंट को अब तक ये तो पता चल गया था कि ऐसा प्लान्ड और ब्रूटल मर्डर किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं थी। इन सभी मर्डर्स के पीछे जरूर कोई साइकोपैथ सीरियल किलर था जो शायद कई सालों से मर्डर कर रहा था और पुलिस की नजरों में अभी तक नहीं आया था। पुलिस इस केस को सुलझाने के स्ट्रगल में लगी हुई थी। तभी उनके पास एक कॉल आता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 5 के पास एक और सरकटी लाश मिली है। लाश के साथ साथ पुलिस को फिर से एक लेटर बरामद होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि इस लेटर में हत्यारे ने अपने सारे मर्डर पैटर्न्स की तारीफ की थी और पुलिस को उसके सर पर एक बड़ा इनाम रखने को कहा था। लेटर में किलर ने साफ साफ लिखा हुआ था कि मर्डर करना उसका पैशन है और वो तकरीबन 8 सालों से इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। पहले से ही प्रेशर झेल रही पुलिस के लिए इस लेटर ने कैटलिस्ट का काम किया, जिसके बाद पुलिस पूरी ताकत के साथ इस केस को सॉल्व करने में लग जाती है। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि साल 1998 यानी कि 1998 में भी ऐसे ही एक सरकटी लाश तिहाड़ जेल के बाहर मिली थी और उस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया गया था, जिसके बाद लगभग 3 साल तक उस पर केस भी चला था। लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना मिलने की वजह से उसको रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद पुलिस आनंद फानंद में उस सस्पेक्ट का स्केच बनवाती है और अपने सारे इन्फॉर्मर्स तक पहुंचा देती है और कुछ ही दिनों में पुलिस को अपने इन्फॉर्मर के थ्रू एक जानकारी मिलती है, जिसके तहत उस हुलिये से काफी मिलता जुलता हुआ एक आदमी आजाद नगर के क्लिनिक में रेगुलरली अपने चेकअप के लिए आता है। बिना टाइम गवाए पुलिस उस क्लिनिक पर पहुंचती है और उस सस्पेक्ट के बारे में पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि उस सस्पेक्ट का नाम चंद्रकांत झा है और उसकी 5 बेटियां हैं। उसी क्लिनिक का डॉक्टर पुलिस को यह भी बताता है कि चंद्रकांत उसके साले को भी मारने की कोशिश कर रहा था।
इसी डायरेक्शन में पूछताछ करती हुई पुलिस उस डॉक्टर के साले तक पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि चंद्रकांत सब्जी की एक रेडी लगाता है। इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए पुलिस को चंद्रकांत के घर तक पहुंचने में देर नहीं लगती। फाइनली इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद पुलिस दिल्ली के उस खतरनाक सीरियल किलर यानी कि चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लेती है। ये वही चंद्रकांत झा था जिसने अपनी सनक में ना जाने कितने मासूमों की निर्मम हत्याएं की थी। अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चंद्रकांत ने पुलिस को ढेरों धमकी भरे कॉल किए थे। यहीं पर उसने सबसे बड़ी चूक की और लास्ट में पकड़ा गया। अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे देश के सवालों का जवाब पुलिस के सामने बैठा हुआ था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि चंद्रकांत के चेहरे पर थोड़ा भी डर या स्ट्रेस नहीं था और वो बड़ी ही आसानी के साथ पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार भी हो गया था। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में ही रहा करता था और अपने मर्डर करने के पैशन को पूरा करने के लिए उसने दिल्ली के ही हैदरपुर में एक और घर दे रखा था। उसके बयान के मुताबिक जब वो बिहार से दिल्ली आया था तो अपने शुरुआती दिनों में एक सब्जी मंडी में लोडिंग और अनलोडिंग का काम किया करता था। चंद्रकांत के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन किसी मासूम को बचाने के चक्कर में वो कुछ गुंडों के हाथ लग जाता है और वो गुंडे चंद्रकांत को मार मार कर अधमरा कर देते हैं। मौत को इतने करीब से देखने के बाद चंद्रकांत ने ठान लिया था कि वो अब किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। इसी वजह से उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली, जिसकी वजह से चंद्रकांत में एक ड्रास्टिक चेंज आया और उसने अपने डर को पूरे तरीके से खत्म कर लिया। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि एक दिन सब्जी मंडी के यूनियन लीडर से उसकी हफ्ता वसूली को लेकर झड़प हो गई थी। चंद्रकांत का कहना था कि वो अपने मेहनत से कमाए पैसों को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि चंद्रकांत और यूनियन लीडर के बीच में मारपीट हो जाती है और इसी मारपीट के दौरान यूनियन लीडर के हाथ पर एक कट भी लग जाता है, जिसकी वजह से चंद्रकांत के साथ उसकी बीवी, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रकांत ने पुलिस को यह भी बताया कि जेल में रहने के दौरान उसके और उसकी बीवी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। जेल से निकलते ही चंद्रकांत ने सबसे पहले उसी आदमी को मारा था जिसकी वजह से वो जेल गया था। 1998 यानी कि 1998 में मिली सर कटी लाश उसी यूनियन लीडर की थी। चंद्रकांत यही नहीं रुका, 2003 में उसने उमेश और शंकर नाम के 2 लोगों की इसी पैटर्न से जान ली थी। उसके बाद साल 2007 में उसी पैटर्न को दोहराते हुए चंद्रकांत ने 3 और हत्याएं की थी। चंद्रकांत के अकॉर्डिंग वो हत्या करने के बाद लाशों के सर यमुना नदी में फेंक दिया करता था और वो मानता था कि ऐसा करने से उसके पाप धुल जाएंगे। इसी सिलसिले को चालू रखने के लिए चंद्रकांत अपने ही गांव के भीड़ू जादव नाम के आदमी को अपने घर पर लेकर आता है। भीड़ू जादव जब चंद्रकांत के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसी के जैसे 2 और लोग वहां पर बड़ी ही लाचारी के साथ बंधे हुए थे। मौका मिलते ही भीड़ू जादव अपने साथ उन दोनों लोगों को भी वहां से भगा कर ले जाता है। उसी दौरान उन दोनों में से एक अनिल मंडल नाम का एक आदमी चंद्रकांत का कैमरा उठा लेता है, जिसमें चंद्रकांत ने उन सबकी फोटोज क्लिक की थी। आयशा सूद नाम की एक डायरेक्टर ने अपनी वेब सीरीज में उन फोटोज को दिखाया भी है। अपनी कहानी पुलिस को बताते वक्त चंद्रकांत को जरा सा भी पछतावा नहीं था। अब सवाल ये था कि किसने और कैसे चंद्रकांत को इंसान से हैवान बना दिया था। चंद्रकांत ने पुलिस को बताया कि उसकी मां बचपन से ही उससे भेदभाव किया करती थी, जिसकी वजह से बचपन से ही चंद्रकांत के मन में गुस्सा भरने लगा था और उसके बाद दिल्ली में हुए हादसों और उसके जीवन की परेशानियों ने आग में घी डालने का काम किया। आज चंद्रकांत जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसके गांव के वो 3 लोग जो उसका शिकार बनते बनते बचे थे, उनके मन में आज भी डर है कि अगर चंद्रकांत जेल से बाहर आ गया तो उनका क्या होगा। इस केस से एक बड़ी बात सामने आई जिसे हम इग्नोर कर देते हैं या वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हम जब भी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर सेलिब्रिटीज या फिर अपर मिडिल क्लास की बात होती है, पर उन प्रवासी मजदूरों की मेंटल हेल्थ का क्या जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश के अलग अलग शहरों में काम की तलाश में आते हैं और ना जाने कितने ही मुश्किल सिचुएशंस में अपना गुजारा चलाते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।